Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem increasing subsequence to। ये आपका क्या CSES के पे आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम है, वो देखेंगे समझेंगे यार पूरा कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और एक बहुत अच्छी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। एंड फॉर इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, लाइक आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या पूरी सेगमेंट ट्री पे अपनी प्लेलिस्ट कर रहे हैं और उसी के अंदर हम क्या ये वाला प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं, जिसमें कि हम क्या बाकी सेगमेंट ट्री वाली प्लेलिस्ट में हम क्या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके डीएस से आपके ओएस आपके जिस तरह के इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम्स एक्चुअल में पूछे जाते हैं हम वही सब यहाँ पर कवर कर रहे हैं। So if you want to like brush up your skills in the segment tree section or the dynamic programming section, you can like just check out the channel and subscribe and share it with your friends। बाकी क्या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया, क्या हमें सॉल्व करना और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा यार यहाँ पे मिक्सअप होता है सेगमेंट ट्री का प्लस डेटा जो आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग है प्लस कोऑर्डिनेट कंप्रेशन हमारी बहुत अच्छी टेक्निक होती है। इन सबको यूज़ करके किस तरह से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे एंड आई विल गारंटी यू लाइक यू विल लव दिस प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत हमारे पास एक नई हमारे लाइक वर्ल्ड खुल जाता है कि अच्छा हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एक सेगमेंट ट्री को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के तरह के जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी। तो देखते हैं यार प्रॉब्लम सिंपल वही है, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल जो जिस तरह का हमें दिया जाता है कि हमारे पास n इंटीजर्स एंड योर टास्क इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस इट कंटेन्स एंड इफ टू सबसीक्वेंसेस हैव द सेम वैल्यू बट इन द डिफरेंट पोजीशन इन द एरे दे आर काउंटेड सेपरेटली। सिंपल सी बात वही है कि हमें एक एरे दिया जाएगा और उसमें हमें क्या है इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट करने हैं। जो भी हमारे इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस होते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस क्या होता है जिसमें कि यार कोई भी पहली चीज़ आपको क्लियर हो गया सबसीक्वेंस क्या होता है। अगर मेरे पास एरे में एलिमेंट्स है लाइक फॉर एग्जांपल A2 A3 A4 A5, तो सबसीक्वेंस हमारा क्या हो सकता है A1 A3 A5 एक सबसीक्वेंस हो सकता है मेरे पास, एक हो सकता है लाइक A1 A2 A3। तो मतलब कि जब भी हमें ऑर्डर सेम रहे हमारा और हम किसी भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं बीच में से, तो वो हमारे क्या एक नया सबसीक्वेंस बन जाता है। और एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हमारा क्या हो गया जिसमें कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है क्योंकि हर एलिमेंट अपने प्रीवियस से ग्रेटर है। सो हमें बस काउंट करना है, वो काउंट रिटर्न करना होगा इस पूरे एरे में कितने नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस हमारे पास है। इससे पहले यार आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाली, LIS हम बोल देते हैं। एंड लाइक इस वाले अगर आप CSES में आपने किया होगा तो यहाँ पे एरे का साइज 10⁵ हो जाता है। जब एरे का तो यहाँ पे हमें क्या बाइनरी सर्च की मदद से हम सॉल्व करते थे। अगर एरे का साइज लाइक 10⁻² या 3 होता था तो हम एक O ऑफ n² वाला सॉल्यूशन अपना सॉल्व कर लेते थे। बट वो दोनों यहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारे सबसीक्वेंसेस को यहाँ पे काउंट करना होगा जितने भी हमारे पास डिफरेंट सबसीक्वेंसेस हो सकते हैं। प्रॉब्लम डिफिकल्टी इसीलिए हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमारी क्या है 10⁵ तक हमारे पास जा रहे हैं और जो हमारे xi है मतलब जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो 1 से 10⁹ तक की उनके वैल्यूज होने वाली है। तो देखेंगे यार बहुत अच्छे तरीके से कि समझेंगे सॉल्व करना। इनपुट देखते हैं यार, इनपुट में हमें वही दिया गया n हमारे पास एक इंटीजर दिया जाएगा और उसके बाद xi x2 अप टू xn तक हमारे पास नंबर ऑफ जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स है वो दिए जाएंगे। आउटपुट में हमें बस ये बताना है जो भी हमारा काउंट है इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस का मॉड करना है हमें 10⁻9 + 7 के साथ, फिर हमें आंसर रिटर्न करना है। एंड आई होप यार आपको मॉड पता ही होगा। मॉड हम इसलिए करते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी मदद के लाइक मॉड होल्ड्स द साइक्लिक प्रॉपर्टी। सो उससे क्या है हमारी कोई भी वैल्यू 10⁻9 + 7 से बड़ी नहीं जाती और जब हम काउंट करेंगे तो हो सकता है वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी चली जाए, तो उन्हें क्या अपना इंटीजर की रेंज में रखने के लिए हमने क्या मॉड करते हैं यहाँ पर। बाकी हमने कंस्ट्रेंट्स देखा, इनपुट एक हमें सिंपल सी हमें इनपुट दी गई है विच इज़ 2 1 3। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, एक तो 2 बन जाता है, एक हमारे पास 1 बन जाएगा एंड एक हमारे पास हो जाता है 3 हमारे पास हो जाता है। एंड फिर आप बोल सकते हो यार मेरे पास 1 लाइक एक और हो सकता है 2 3 मेरे पास हो सकता है, एक मेरे पास 1 3 हो सकता है। सारे जो हमारे सब सीक्वेंसेज हैं सारे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, काउंट क्या हुआ 5 हुआ, तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ जाता है। ये तो काफ़ी एक सिंपल एग्जांपल था। हम क्या स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे अपना क्या इंट्यूशन डेवलप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया हुआ है समझने के लिए जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और मैं पहले आपको एक नाइव सॉल्यूशन दिखाता हूँ जो कि हमारा O ऑफ n² वाला होता है, जिसमें कि हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाला जो प्रॉब्लम होता है जब हम सीख रहे होते हैं तो हम इस तरह से सीखते हैं। फिर हम वो LIS या लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप बोल लो LIS में जाके फिर वो बाइनरी सर्च वाली ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा यार सेगमेंट्स हमारे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। ये फाइनली ये यार हम सेगमेंट ट्री में देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे बना लेता हूँ एंड हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉब्लम को समझना।
किस तरह से हम क्या है अपना अभी के लिए हम सिर्फ एक फोकस होगा हमारा कि हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ढूंढना चाहते हैं, और ये क्या है हम डीपी की मदद से करेंगे, और डीपी की मदद से हर एरे के एलिमेंट में वहाँ पे एंड होने वाले। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल है, हमारे पास 7 है, अभी के लिए 7 ही है हमारे पास, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारा 7 ही हुआ। जब हम 3 पे गए तो हम बोलेंगे यार 3 से पहले जो भी छोटे एलिमेंट्स आ चुके होंगे वो उनके आगे लग के अपना आंसर बना लेगा। ये आगे लग के कैसा आंसर बना लेगा आपको धीरे धीरे हम जब ड्राई रन करेंगे इस पूरे जो हमारा ये वाला एग्जांपल है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी हमने क्या बोला, क्योंकि 3 से छोटा कोई है ही नहीं तो यहीं से हमें एक नया सेगमेंट एरे बनाने पड़ा। अब 5 क्या बोलेगा, देख तो मैं 5 खुद ही हूँ और मैंने पूरे जो मेरा बचा हुआ एरे था जो अभी तक मेरे पास एलिमेंट्स आए हैं उनमें मैं क्या 3 के आगे लग सकता हूँ, तो मैं 3 के आगे लग के 3,5 एक नया सेगमेंट में बना सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। एक मेरे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया 3,5। अब इस 3 को देखो आप, यहाँ से 3 से छोटे हमारे पास कोई भी नहीं है, यहाँ पे 3 इक्वल है, पर हमें क्या चाहिए हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उससे जस्ट छोटे वाले हमें एलिमेंट्स चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 का 3 रह गया एक सीक्वेंस। अगेन आप 6 पे जाते हो तो आपने इस पूरे सेगमेंट में देखा 6 से छोटे हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, तो 3 है, 5 है, 3 है। तो पहला जो वो 6 अपने इट सेल्फ लाइक 6 अपने साथ ही एक बना लेगा, सिंपली देयर इज 6 एंड एक वो इस 3 के साथ बनाएगा तो 3,6 हो जाएगा हमारा। फिर वो इस 5 के साथ बनाएगा तो 5 के आगे जुड़ जाएगा और 3, 5, 6 जो भी हमारे 5 के आंसर्स हो सकते थे वो उनके आगे जुड़ के अपना आंसर बना लेगा। और जब वो इस वाले 3 के साथ जाएगा तो फिर से एक 3,6 बना लेगा। आप बोल सकते हो यार ये 3,6 और ये तो हमारा सेम ही हो गया ना, बट जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया ये अलग अलग हमारे जो पोजीशन है एरे की इंडेक्सिंग में वो डिफरेंट है, तो ये क्या है डिफरेंट हमारे इंडेक्स से डिफरेंट सीक्वेंस की तरह काउंट किए जाएंगे। 2 आया, 2 से छोटा कोई भी अभी तक नहीं आया था तो 2 हमारा सेम रहा। 9 आया, 9 से छोटे सब है तो सबके आगे लग के वो इन सब का आंसर बना लेगा। तो पहले वो 9 खुद के साथ ही हम बनाते हैं, फिर 7 और 9 वो बना लेगा एंड फिर हमारे पास इस तरह से 3 और 9 हो जाएगा। फिर जब वो 5 पे गया तो 5,9 हो गया हमारे पास, एक हमारे पास 3, 5, 9 हो गया, अगेन 3,9 हो गया हमारे पास एक, एंड 6, 9 एंड 3, 6, 9 एंड 5, 6, 9 एंड लाइक 3, 5, 6, 9। आई होप यू लाइक यू गेट द आइडिया कि हम किस तरह से कर रहे हैं। जो वो सबके आगे लग के अपना क्या फाइनल आंसर एक बना लेगा। 8 फिर से आएगा तो 8 फिर से जब देखेगा तो सबसे छोटे क्या हैं, ये सारे सबसे उससे छोटे हैं तो फिर से इन सबके आगे जुड़ जाएगा जिस तरह से 9 जोड़ा था। फॉर एग्जाम्पल वो भी इस तरह से बनाएगा, 7, 8 हमारे पास हो जाएगा, एक 3, 8 हो जाएगा, एक 5, 8 हो जाएगा, एक 3, 5, 8 हो जाएगा, इस तरह से अप टू एंड सो ऑन बहुत सारे हमारे पास सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करते थे। हम क्या करते थे, सिंपल जैसे 8 है तो 8 से पहले जो भी एलिमेंट्स आ चुके हैं उसमें हम देखते थे यार जो भी उससे छोटे एलिमेंट्स हैं वो उन सबके आगे लग के लाइक सिंपली उन सबके आगे लग के वो क्या है एक नया सेगमेंट नया सब सीक्वेंस बना लेगा। तो जो भी उससे छोटे एलिमेंट्स थे जो भी उनका काउंट था वो उन सबके साथ ऐड होके अपना क्या फाइनल आंसर हम नेक्स्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब सिंपल सी बात वही है ना यार, फॉर एग्जाम्पल इनमें हमारे पास काउंट था 1 था, यहाँ पे 1 था। हम जब 5 पे गए तो 5 ने देखा मेरे से छोटा 3 एक आ चुका है, तो अब जब मेरे से छोटा एक 3 आ चुका है तो जो भी उसका आंसर था वो तो मेरा आंसर हो ही गया, मैं उसे उन सबका सम लूंगा, वो हमारा 1 था और एक मेरा खुद का तो +1 करके इसका आंसर यहाँ पे 2 हो गया। सेम जब आप 3 के लिए बोलोगे तो उसका आंसर 1 हो जाता है। 6 के लिए आप बोलोगे तो 6 बोलेगा मेरे से छोटे क्या क्या थे, मेरे से छोटा 3 था, 5 था और 3 था। तो अब जो भी इनके आंसर्स थे मैं उन सबके आगे जोड़ के अपना एक और नया आंसर बना लूंगा। तो इन सबके जो आंसर्स थे लाइक इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 1 था, मतलब कि मैं काउंट लिख रहा हूँ कि इसके 2 बन रहे थे, इसका 1 बन रहा था, इस तरह से 2, 3, 4 हमारे पास आए और एक वो खुद का बनाएगा जो वो खाली सिंगल एलिमेंट है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है कितना 5। कि अब यहाँ तक आने में हमें क्या है 6 पे एंड होने में हमारे पास 5 सेगमेंट बन रहे हैं। यहाँ पे 1 बन रहा है, 9 के लिए 12 बनेंगे एंड 8 के लिए 12 बनेंगे और आप काउंट करोगे तो हमारे पास 35 हमारा काउंट आ जाता है। आई होप यार आपको ये नाइव सॉल्यूशन समझ में आया होगा किस तरह से हम यहाँ पे नाइव सॉल्यूशन में हम सोचते हैं। अब जैसे आप 2, 1, 3 वाला है, आप सिंपल इसमें भी बोल सकते हो 2 खाली आएगा, 1 इनसे छोटा कोई नहीं है, पर 3 से छोटा 1 भी है 2 भी है। तो वो 2 के 3 लाइक 3 तो वो खुद तो आएगा, 2, 3 भी हो जाएगा और 1, 3 भी हो जाएगा, वो उन दोनों के भी आगे लग गया। हमने काउंट कर लिया इससे एक बन रहा था, इससे एक बन रहा था, इससे 3, तो हमारा काउंट क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें TLE मिलना ही मिलना है। वो तो लाइक आपको खुद ही समझ में आ गया होगा TLE यहाँ पे क्यों आया। बाकी अब यार थोड़ा सा स्मार्ट सोचते हैं। स्मार्ट किस तरह से सोचते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं यार ये जो हमारा नाइव सॉल्यूशन चल रहा है इस नाइव सॉल्यूशन में हमें क्या पूछा जा रहा है और किस तरह से हमें पूछा जा रहा है। तो लाइक जब हमारे पास 9 आया तो 9 ने क्या बोला, जब हम यहाँ पर थे 9
तो जो भी मेरा अब तक प्रीवियस सेगमेंट्स थे, मेरा जो भी अभी तक प्रीवियस सेगमेंट था, उसमें मेरे से छोटे जो जितने भी एलिमेंट्स थे मेरे से छोटे, उनका काउंट बता दो मुझे। सिंपली यार, सिंपल सी बात है, वो यही तो कह रहा है कि यार अगर मैं 9 हूँ तो मैं किसके आगे लग के एक नया सीक्वेंस बना सकता हूँ, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होगा। तो 9 क्या है, 9 से छोटे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 से 8। तो जितने भी 1 से 8 वाले मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो उन सबके आगे लग के अपना आंसर बना लेगा। अब 1 से 8 में कुछ भी हो सकते हैं, अभी के लिए हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स नहीं है, बट 1 से 8 में वो अपना आंसर बनाएगा। सेम जब हम 6 के लिए बोलते थे, तो 6 क्या बोलता था, 1 से 5 वाली रेंज के जो भी हमारे आंसर्स अभी तक आ चुके होंगे मैं उनसे बना लूंगा। तो यार आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 6 बोलता है यार 1 से 5 की रेंज में जो भी एलिमेंट्स अभी तक आ चुके होंगे और जो भी उनका काउंट होगा वो मेरा आंसर होगा, और उसमें +1 कर दूंगा तो मेरा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। 6 भी तो क्या बोल रहा है, जब हम यहाँ पर है 6 वाले केस में है, तो 6 क्या बोल रहा है यार, मेरे से छोटी रेंज है 1 से 5 की। 1 से 5 के कौन कौन से एलिमेंट आ चुके हैं, 1 तो नहीं आया हुआ, तो 1 का आंसर हमारा 0 हुआ। 2 नहीं आया हुआ, 2 का आंसर 0 हुआ। 3 आया हुआ है, 3 का आंसर हमारा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, तो 3 का आंसर हमारे पास 2 है। 5 आया हुआ है, 5 का आंसर हमारे पास 2 है। तो ऐड करो जो भी हमारी रेंज है, इस पूरी रेंज का जो भी हमारा आंसर है, 2 + 2 हमने किया 4, +1 मेरा खुद का, और वो हो गई मेरी नई वैल्यू। तो जो हमारे यहाँ सेगमेंट ट्री होता था, सेगमेंट ट्री भी तो हमें यही चीज़ें बोलता था। सेगमेंट ट्री हमें क्या बोलता था कि यार जब हम सेगमेंट ट्री यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार मैं किसी रेंज का या किसी सेगमेंट का आंसर ला सकता हूँ। अब यहाँ पे रेंज मुझे पता लग गई कि यार जो मेरी रेंज क्या होगी, मेरी रेंज होगी 1 से, जो भी मेरा उस टाइम पे एरे है -1 तक मेरी रेंज होगी। फॉर एग्जांपल मेरा एरे ऑफ आई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 है, तो मैं चाहता हूँ यार 1 से 9 के बीच में जो भी अभी तक एलिमेंट्स आ चुके हैं उनका काउंट कैलकुलेट करो और उसमें +1 करके मेरा फाइनल आंसर हो गया, और वो चीज़ अपडेट कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा सेगमेंट बना के अब दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। सेगमेंट हम वही अपने बड़े वाले एग्जाम्पल का ही बना के समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 7 था, मैं यहाँ पे अभी के लिए 7 है, हमारे पास 3 है, एंड लाइक 5 3 6 2 9 8, इस तरह से हमारे पास पूरे जो भी हमारा सेगमेंट है ऊपर हमारे पास स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज़ क्या है, 0 है हमारे पास। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा एरे है अभी के लिए। इस लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, हमारे पास एरे है विच इज़ 7 3 5 3 6 2 9 8। ये मेरे पास क्या है, पर्टिकुलर एरे है इस टाइप पे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सेगमेंट ट्री बनाइए जिसमें कि हम रेंज निकालेंगे। हम क्या है, क्योंकि हमारे पास 7 3 5 6 9 8 2 इस तरह से मेरे पास जो भी है एलिमेंट्स है, तो आप बोलो 1 से 9 की एक रेंज बना लेता हूँ, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मेरा सेगमेंट ट्री हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मेरा इस तरह से सेगमेंट हुआ जिसमें मेरे नोड्स में मैं क्या सम स्टोर करूंगा, कौन एलिमेंट आ चुका है, किसका एलिमेंट का आंसर क्या है। डीपी में हम क्या ये स्टेट ही तो स्टोर करते थे कि जो भी हमारे प्रीवियस आंसर्स आ चुके हैं उन सबको मैं क्या स्टोर करता हुआ चलता हूँ, जिससे कि मैं जो अपने फ्यूचर अपडेट्स हैं उन्हें अपडेट कर पाऊंगा पुराने यूज़ करके। अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी सिंपल एक ये सेगमेंट ट्री हम क्या कंस्ट्रक्ट करके रख लेते हैं। ये हमारा इस तरह से सेगमेंट ट्री होने वाला है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एंड ये हमारे पास क्या हुआ, एक थोड़ा सा यार आप शेप कर समझ सकते हैं, थोड़ी सी अजीब है बट कोई नहीं। हमारे पास अब पहली क्वेरी आती है, मेरे पास आया 7 क्या बोलेगा, 7 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, 1 से 6। तो 1 से 6 में का आंसर क्या है, वो सबका आंसर का मुझे सम ला दो, जो भी सम आएगा उसमें +1 कर दो तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं गया यार 1 से 6 वाले सेगमेंट में, अभी के लिए सब 0, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं आया तो सब 0 है, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए 0 है। तो सबका आंसर क्या है, 0 आया, 0 + 1 क्या है, मेरा आंसर हो जाएगा। तो 7 का आंसर 1 हुआ। अब उसे अपडेट कर दो, मतलब 7 का आंसर हमारे पास 1 हो जाता है, तो आपने इसे अपडेट किया तो ये अब पूरे सेगमेंट को अपडेट करता हुआ चला जाएगा। सो इस तरह से हमारे क्या पूरे सेगमेंट का वो आ गई, रेंज आ गई, मतलब कि 1 हमारे पास हो गया। अगेन जब हम 3 पर गए तो 3 के बोलेगा मेरे से छोटे 1 से 2 हैं, जो मेरी रेंज में आंसर आने चाहिए थे। तो अब मैं देखूंगा यार 1 से 2 का आंसर अभी तक क्या आया, 0 आया, तो 0 + 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3 का भी वैल्यू हम क्या 1 कर देंगे, अपडेट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास 3 का आंसर 1 हो जाता है, और उसके हिसाब से हम क्या पूरे सेगमेंट ट्री को अपना अपडेट कर देंगे। सो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास, एंड लाइक 2 यहाँ पे 2 + 0 हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है हमारे पास। जब हम 5 पर गए तो 5 अगेन ये वाला काम हमें बोलेगा कि यार 1 से 4 तक
मतलब कि यार आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैं रेंज देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे छोटे एलिमेंट्स चाहिए। अब जो भी छोटे एलिमेंट्स है मेरे से 1 से 4 तक ही उसके इससे छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि 1 से 4 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका अभी तक आंसर क्या आया हुआ है मेरे पास। तो अभी के लिए मेरे पास सिर्फ 3 का आंसर आया है विच इज़ 1। तो मैंने क्या किया, मैं 1 से 4 वाली रेंज में गया, मेरे पास आंसर आया 1, तो मैंने 1 + 1 करके मेरा आंसर हो गया 2, और मैंने 5 में जाके वो 2 अपडेट कर दिया। तो इस तरह से मेरा क्या पूरा सेगमेंटरी अपडेट होता चला गया, विच इज़ 3 + 1 4, एंड ये हमारे पास 4 हो जाता है। ये आई होप आपको क्लियर ही होगा। और अगर आप सिर्फ यहीं तक का आंसर भी देखोगे तो आप क्या आंसर समझोगे, आपका आंसर जो भी हमारे ट्री का रूट का आपको क्लियरली समझ भी आएगा कि इसका आंसर भी 4 है, और यही हमारी क्वेरी का भी आंसर है जो भी हमें अब तक कर रहे हैं। अगेन 3 आता है, 3 से छोटे हमारे से 1 से 2 एलिमेंट है, 1 से 2 का आंसर फिर से 0 है, तो 0 + 1 हमारे पास 1 हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास काउंट 1 हुआ, फिर से 1 हुआ। पर अब 3 की वैल्यू को आप अपडेट कर दीजिए, तो 3 जो हमारा 1 था अब हमारा 3 क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि अब उसकी वैल्यू 2 बार हो गई। अगेन सारे हम अपने ट्री को ऊपर तक अपडेट करते चले जाएंगे, विच इज़ 5 एंड दिस विल ऑल्सो बी 5। 6 पर आप जाते हैं, 6 क्या बोलते हैं यार, मेरी रेंज है 1 से 5, तो इस रेंज में 1 से 5 में क्या अभी तक आंसर्स आ चुके हैं, आप उन सब का सम निकालिए, काउंट निकालिए। हम 1 से 5 में गए, हमें आंसर पता लगा यार इस रेंज का 2 + 2 4 है, +1 करके मेरा आंसर आता है 5 आ गया, तो मैंने फिर से अपडेट कर दिया। मैंने 6 में जाके मैंने 5 को अपडेट किया, 5 + 2 से मेरे पास यहाँ पे आंसर हो जाता है 6, लाइक 7। आप 7 + 1 करोगे 8 हो जाएगा, 8 + 2 करते हैं हम 10 हो जाता है, एंड यहाँ पे हमारे पास फिर से 10 आ जाएगा आंसर। अगेन लाइक आपको समझ में आ गया होगा। 2 के लिए हम जाएंगे तो 2 की रेंज क्या हुई, 1 से 1 हुई, उससे लेस देन एलिमेंट उसके वैल्यू 0 हुई है, +1 किया हमने, तो हमारे पास यहाँ 2 + 1 3 हो गया, एंड लाइक 3 + 8 यहाँ से 11 हो जाता है, और ये फिर से वैल्यू हमारी 11 हुई। आपको यहाँ पे 9 से और क्लियर हो जाएगा। 9 क्या बोलेगा यार, मेरी रेंज है 1 से 8 की, तो मेरे से 1 से 8 के वैल्यूज़ क्या है अभी तक, सम क्या है। आप 1 से 8 में गए, सम है 11, +1 कर दीजिए, क्योंकि एक ये खुद का भी ऐड करेगा, तो हमारे पास आंसर होता है 12। 9 के लिए हम यहाँ पर गए, 12 हमने अपडेट कर दिया 9 के लिए, एंड लाइक आप यहाँ पे देखोगे 12 + 9 हमारा 23 यहाँ पे आंसर हो जाता है। 8 के लिए हम अगेन गए, 8 बोलेगा 1 से 7 तक अभी तक जो भी नंबर्स आ चुके हैं उनका आंसर क्या है। आप 1 से 7 में देखते हो, आपके पास आंसर 11 आता है, 11 + 1 फिर से 12 हो जाता है। 8 की वैल्यू आप क्या 12 अपडेट कर देते हो, एंड यहाँ पे आप क्या अपडेट करते हुए चले जाते हो, 13 + 7 इज़ लाइक 21, लाइक 20 हमारे पास आ जाती है, 20 + 3 हमारे पास 23 आ जाती है, एंड 23 + 12 हमारे पास क्या 35, और 35 ही हमारा क्या फाइनल आंसर था। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ट्री का जो रूट है वो हमारा आंसर स्टोर कर लेगा। और ये लाइक आप बोल सकते हो डीपी प्लस सेगमेंट ट्री। हमने क्या, जो भी हमारा सेगमेंट ट्री है वो क्या है, डीपी की सारी स्टेट्स को स्टोर कर रहा है, और किस तरह से स्टोर कर रहा है वो ये वाला सिंपल हमारा अप्रोच है। और यार ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें हम डीपी और सेगमेंट ट्री को साथ में यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें भी यही वाली चीज़ थी यार, जो मेरा ith एलिमेंट है वो बोलेगा यार 1 से i-1 तक जो भी एलिमेंट्स अभी तक आ चुके हैं, जो भी अभी तक अपीयर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एरे में, उनके डीपी में जो भी आंसर्स हैं उन सबका सम निकालो और उसमें +1 कर दो, तो वो मेरा सम हो जाएगा, और फिर उसका सम भी आप अपडेट कर दो। अब ये सारा जो सम वाला काम है ये अपडेट करने के लिए हमने क्या है 1 to 9 इस तरह से अपना एरे बना लिया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के हिसाब से। मतलब कि जो भी मेरी x(i) की वैल्यूज़ हो सकती हैं उस पर्टिकुलर एरे की, जो भी जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं, मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी और उस हिसाब से अपना काम कर लिया। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आई होप आपको भी दिखी होगी, हम यहाँ पे x(i) की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। मतलब कि जो भी हमारी 1 से n की हमारे पास जो भी xn की जो भी हमारी मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हो सकती हैं वो सारी हमने स्टोर की, उस हिसाब से हम आंसर तक जा रहे हैं, क्योंकि हमें रेंज चाहिए 1 से n वाली है, इस तरह से हमें रेंज चाहिए, जो भी हमारी 1 से एरे ऑफ i-1 वाली रेंजेस हमें चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, एरे ऑफ i को स्टोर कर रहे थे, क्योंकि रेंज हमारी वही होने वाली है। बट यहाँ पे x(i) की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है 1 से 10⁹ तक। अगर अब आप 10⁹ साइज का एरे तो नहीं बना सकते हो, तो इस केस में हमारा क्या होता है, जब हम ये वाला काम करते हैं तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है या टेक्निक आती है विच इज कोऑर्डिनेट कंप्रेशन। मैं आपको ये पहले भी करवा चुका हूँ सैलरी क्वेरीज वाली कोई प्रॉब्लम में, उसमें भी हमारे पास इसी तरह की प्रॉब्लम आती थी, उसमें भी हमने ये कोऑर्डिनेट कंप्रेशन देखा था। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन क्या बोलता है यार, सारी जो xi की वैल्यूज है वो 10⁹ तक जा रही हैं, 1 से 10⁹ तक जो है मेरी xi की वैल्यूज़ को जा रही हैं, बट मेरे पास जो n है, n की वैल्यू 1 से 10⁵ तक ही है। तो ये क्या बोल रहा है, मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, वो एट मोस्ट
एटमोस्ट 10⁵ ही मेरे पास यूनिक वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं एक काम ना करूं कि यार जो भी मेरा इस टाइम पे एरे है मैं उसमें कोऑर्डिनेट कंप्रेशन कर दूं। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि यार मेरे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास आए 10, लाइक 1 4, लाइक इस तरह से मेरे पास 3-4 वैल्यूज है, एंड लाइक कुछ भी हो सकता है 9 9 3 2। मेरे पास एक एरे आया जिसकी n की वैल्यू 4 है, 9 9 2 3, और इस तरह से मेरे पास वैल्यूज है। अब मैं एरे बनाने लगा तो मेरे एरे का साइज ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारी वैल्यू चाहिए, सारी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, पर n की वैल्यू तो 4 ही है। तो यार ये n की वैल्यू 4 क्या बता रहा है, यार मेरे पास यूनिक वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 4 यूनिक वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं एक काम ना करूँ, कोऑर्डिनेट कंप्रेशन सिंपल बोलता है कि यार आप इन्हें नई वैल्यूज असाइन कर दीजिए। आप इन जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी उन्हें नई वैल्यूज़ असाइन कर दीजिए, और उन नई वैल्यूज़ के हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे और अपना क्या है ओरिजिनल वैल्यूज़ के हिसाब से फिर अपना आंसर दे देंगे। बट न्यू वैल्यूज़ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में नई आईडीज़ दे देते हैं, एक तरह से नई आईडीज़ या नई वैल्यूज़ उन्हें बोल लो। नई आईडीज़ का मतलब क्या है, सिंपल सा, आपने ये पूरा एरे देखा, आपने बोला यार ये वाली जो वैल्यू है 1 0 0 1 2 इसे अब मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँगा, इसे 2 से, इसे 3 से, इसे 4 से, जो भी अब यूनिक वैल्यूज़ थी। अब दोबारा से अगर 0 0 1 2 5 आता है तो मैं मैप में देख के अपना दोबारा से बोल लूंगा कि यार 1 मेरे पास था तो ये वैल्यू 1 से असाइन है। तो अब जो मेरा एरे का साइज विच इज 1, इतना बड़ा मेरे पास एरे का साइज हो रहा था, अब वो n = 4 रह गया। बस अब मैं 4 के एरे के साइज से अपना क्या काम कर पाऊंगा। हमने कुछ नहीं करा, हमने बस जो भी हमारी ओल्ड वैल्यूज थी, ओल्ड आईडीज बोल लो, उन्हें न्यू आईडीज दे दी। न्यू आईडीज क्यों दे दी हमने, क्योंकि यार हमें पता है यार n की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10⁵ हो सकती है, मतलब यूनिक वैल्यूज मेरे पास सिर्फ 10⁵ हो सकती हैं। तो सबको अगर मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके भी सारी वैल्यूज दी 10⁵ तक, तो भी मेरा आंसर करेक्ट ही आएगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने आंसर में। तो वहाँ से यार मुझे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हम कोऑर्डिनेट कंप्रेशन कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट कंप्रेस ही तो कर रहे हैं, हमने कंप्रेशन किया है यहाँ पे। अब ये वाला जो यार कोऑर्डिनेट कंप्रेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैंने ये सैलरी क्वेरी वाली प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छी तरह से आपको डिटेल में बताया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक हम हैश मैप का यूज़ कर लेते हैं, और एक हम क्या है अपना वेक्टर प्लस लोअर बाउंड का यूज़ कर लेते हैं। लोअर बाउंड बोल लो यार, आप बाइनरी सर्च बोल लो, सिंपल सी बात है, हम दोनों में से दोनों टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैप वाली टेक्निक क्या होती है, स्लोअर होती है, और हैश ये वाली टेक्निक्स हमारी क्या फास्टर होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो दोनों की ऑफ लोगेनी ही आने वाली है, बट क्योंकि आप लोगों को पता है यार, आपने हैश मैप के इंटरनल्स देखे होंगे तो आपको ये चीज़ पता है यार, मैप में कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करना पड़ता है। डबल हैशिंग एल्गोरिथम्स, कभी कभी कोलिजन्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो लाइक जब हम रन करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं तो वो स्लोअर हो जाता है। और अगर हम किसी वेक्टर में या किसी एरे में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसमें हमें कोई एल्गोरिथम्स नहीं लगानी, कोई कोलिजन नहीं देखना, कुछ नहीं करना, हम सीधा वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। बट मैप में भी क्योंकि एक इंटरनल वेक्टर ही चल रहा होता है, उसका इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें काम करना होता है, कुछ एल्गोरिथम्स का हमें यूज़ करना होता है, तो वो थोड़ा सा स्लोअर हो जाता है। तो मैप को यूज़ करना अवॉइड इसीलिए किया जाता है, जब भी आप कर सको तो आप वेक्टर का यूज़ करो। और जो सैलरी क्वेरीज वाली जो हमने प्रॉब्लम देखी थी उसमें तो हम अगर मैप का यूज़ करते तो हमें टीएल ही मिल जाता था, हमें इसलिए वेक्टर प्लस लोअर बाउंड का यूज़ करना होता था। अब जो मैप वाला स्ट्रैटेजी है, मैप में हम क्या बोलते थे यार, जो भी मेरे पास ओल्ड आईडीज़ है उन्हें आप न्यू आईडीज़ दे दीजिए, और ये मेरी की हो जाएगी और ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैं की और वैल्यू जो भी है अपनी वो असाइन करता हुआ चला जाऊँगा। मेरे पास ओल्ड आईडीज़ है, मेरे पास न्यू आईडीज़ है, मैंने की और वैल्यू उस तरह से असाइन कर दी। एक यहाँ पे दोनों में यार एक सॉर्ट हमें पहले करना पड़ेगा। सॉर्ट क्यों करना पड़ेगा वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले वैल्यूज़ को सॉर्ट करो, फिर कोऑर्डिनेट कंप्रेशन करो। कुछ प्रॉब्लम्स में बिना सॉर्ट करे भी काम चल जाता है, बट आपको सॉर्ट करनी चाहिए सारी वैल्यूज़ को, और उसके बाद क्या हमारा कोऑर्डिनेट कंप्रेशन लगाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है यार, जैसे कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आई 10 8 9 7 और मैंने इन्हें नई वैल्यूज़ दे दी विच इज़ 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार अब मेरे पास जो नया सेगमेंट बना, मैंने इस तरह से बनाया 1 2 3 4। अब मैं अगर 7 आया तो 7 चाहता है यार 1 से 6 के मेरे पास वैल्यूज़ है। अब मेरे पास आप देखोगे हो सकता है हमने कुछ और कंप्रेस करके वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हो। 1 से 6 मतलब फॉर एग्जांपल 10 के लिए भी होता है यार, 10 बोलेगा यार 1 से 9 की वैल्यूज़ लो, और 10 की खुद ही वैल्यू 1 है, तो मतलब उस तरह से हमारे क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। हमारा क्या है कि इनकरेक्ट हमें रिजल्ट मिल जाएगा। वो सॉर्टिंग वाली चीज़ आप खुद से भी देख सकते हो। बाकी आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा हम क्यों सॉर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, मैप हमने इस तरह से यूज़ किया। एंड जो आपका ये वेक्टर प्लस लोअर बाउंड वाला अप्रोच होता है, ये क्या बोलता है, आप सारी यूनिक वैल्यूज़ को निकालिए,
हमारी जो भी यूनिक वैल्यूज़ हो सकती थी, क्योंकि हमने सॉर्ट पहले से ही की हुई है, उन्होंने सिंपल एक वेक्टर में स्टोर कर दीजिए, और जब हमें कोई नई आईडी चाहिए होती थी उसका लोअर बाउंड से आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए। किस तरह से, वही वाली चीज़ हमारे पास मेरे पास लाइक फॉर एग्जांपल ये वही है, और मैंने क्या है इन्हें यूनिक वैल्यूज़ को रखा, सॉर्ट किया और अपने क्या एक सिंपल वेक्टर में स्टोर कर दिया। और इनकी आईडीज़ क्या हुई, हमारे पास जो ऊपर आईडीज़ है वही हमारे पास आईडीज़ हुई, क्योंकि हम यही तो आईडीज़ इन्हें वैसे भी देते थे, हम मैप में स्टोर करते थे तो हम 8 की वैल्यू 1 ही तो रखते थे, 1 बेस इंडेक्सिंग में देखो तो 2 रख दोगे। तो अगर हम अब 8 का लोअर बाउंड निकालना चाहें, लोअर बाउंड क्या होता है, जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वैल्यू, तो जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल गई, उसमें +1 कर देंगे तो 2 हमारे क्या है, हमें इंडेक्सिंग मिल गई। और लॉग एन में हमने क्या बाइनरी सर्च लगा लेते और उसके हिसाब से हमें क्या डायरेक्ट हमें अपना रिजल्ट मिल गया कि उस पर्टिकुलर जो भी हमारी आईडी है उसका इंडेक्स क्या होने वाला है वो हमें डायरेक्ट यहाँ से पता लग जाता है। तो काफ़ी एक हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। अभी के लिए कोड देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड लाइक वही था सॉर्ट करने का भी मतलब, जो हमारे कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में हम पहले सॉर्ट करते हैं फिर मैप में यूज़ करते हैं, वो इसीलिए था यार, अगर आप सॉर्ट नहीं करते तो 10 का वैल्यू हमारा 10 का कोऑर्डिनेट 0 आ रहा होता, लाइक फॉर एग्जांपल 7 का 1 आ रहा होता, 9 का 2, लाइक 8 का 3, तो हमारी वैल्यूज़ में क्या ढंग से काम नहीं करेंगी। इंटीजर वैल्यूज़ का जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है, जो मैथमेटिक्स है पूरी, वही बिगड़ जाती है, तो इसलिए हम सॉर्ट कर लेते हैं। बाकी आपको ये वेक्टर और लोअर बाउंड का अप्रोच भी समझ में आया होगा। लोअर बाउंड सिंपल क्या बोलता है, मेरे से जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वाली वैल्यू, अगर मैं 8 के लिए निकाल लूँ तो बस उससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू मुझे पता लग जाएगी विच इज़ 1, और मैं डायरेक्ट से अपना क्या नई आईडी मुझे पता लग गई 1 है। आप मैप का यूज़ करोगे वही वो स्लो होगा। बाकी कोड देख लेते हैं यार, कोड देख के आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। स्टेप हमारे यार वही थे, हमने जिस तरह से हम सेगमेंट ट्री का यूज़ करते थे, सेगमेंट ट्री के यूज़ से हम क्या है, जो भी मेरे से पहली रेंज के आंसर्स आ चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू x है, x-1 से 1 to x-1 जो भी अभी तक आंसर्स आ चुके थे, आप उनका आंसर निकालिए, काउंट जो भी हमारा सम आया उसमें +1 कर दीजिए, जो भी अब नई वैल्यू आई उसके हिसाब से हम क्या आंसर रिटर्न कर देते थे। अपना कोड देखते हैं, कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमने यूज़ किए। C++ का कोड आप जावा पाइथन इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमने टाइप डिफाइन किया लॉन्ग, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जब हम काउंट कर रहे हैं, हम अपना हमारा जो नोड है इस टाइम पे सेगमेंट ट्री का नोड है, वो लॉन्ग वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। क्यों वो लॉन्ग वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, सीधा उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि यार काउंट जब भी हम इस तरह से नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं तो वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और हमें मॉड भी लेना है, तो वो सेफ रहने के लिए हम क्या है यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देंगे लॉन्ग। अपना मॉड हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया विच इज़ 10⁻⁹, क्योंकि काफ़ी जगह में यूज़ करना होगा। और जो हमारा ट्री है, जो हमारा सेगमेंट ट्री है, उसमें जो हमारे नोड है, सिंपल एक लॉन्ग हमारा डेटा टाइप से हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। क्वेरी लाइक हम क्या एक बार मेन फंक्शन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फास्ट इनपुट आउटपुट हमारे पास आता है, हमने n की वैल्यू रीड की। n की वैल्यू रीड करने के बाद हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो हमने रीड किया, और हमने 2 एरेज बना लिए, एक ऑल वैल्यूज़ और एक सिंपल एरे। ऑल वैल्यूज़ वाले जो एरे है उसमें हम क्या कोऑर्डिनेट कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, और क्योंकि हमें ओरिजिनल एरे भी चाहिए फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या 2 एरेज बना लेंगे, ऑल वैल्यूज़ का और एरे का, और दोनों में वैल्यूज़ को रीड करेंगे। अभी के लिए वो सेम ही रहने वाले हैं। फिर ऑल वैल्यूज़ वाला जो हमारा एरे होगा उसमें हम कोऑर्डिनेट कंप्रेशन करेंगे। कैसे, पहले हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट करने के बाद इसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए जावा वाले लोग खुद से भी लिख सकते हैं, बाकी हमें C++ में STL में हमें फंक्शन मिल जाता है। STL में हमें किस तरह का फंक्शन मिल जाता है, विच इज सिंपली यूनिक एंड इरेज। यूनिक फंक्शन में हमने क्या है पास किया, जो भी हमारा ऑल वैल्यूज डॉट बिगिन और ऑल वैल्यूज डॉट एंड। यूनिक जो फंक्शन है वो क्या करता है, अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो वो ओरिजिनल जो भी नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज है वो एरे के स्टार्ट में ले आता है, और लास्ट में कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, वो उन्हें हमें काम की नहीं है, पर वो जितनी भी यूनिक वैल्यूज होती है वो एरे के स्टार्ट में ले आता है। और इरेज क्या करता है, इरेज में हम एक इंडेक्स पास ऑन करते हैं, ऑल वैल्यूज और एंड हमने दिया, तो वो जितनी भी वैल्यूज थी उनमें से जो भी हमारी बची हुई वैल्यूज थी उन सबको क्या इरेज कर देगा, और हमारे पास 2,3 एक हमारा जो ऑल वैल्यूज का नया हमारे पास वेक्टर आ जाता है, जो जिसका हमें काम है, जिसमें से हम क्या अपना मैक्सिमम आईडी निकालें। और ये यहाँ पे हमने क्या लैम्डा फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पे आप क्या यार यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस इस तरह से आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप ज़रूर पास ऑन कीजिएगा। इससे क्या होता है, ये यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया, आप लिखना याद रखना जी। इससे क्या होता है, जो भी हमारे लोकली हमारे अवेलेबल मेथड्स है, फंक्शंस है, वो सब एक्सेसिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन के अंदर। और हमें क्योंकि ऑल वैल्यूज़ अंदर चाहिए थी, तो हमें इसलिए ये अपोस्ट्रोफिस एस और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करना पड़ेगा, और उसके बाद इंट एक्स हमारे पास आता है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और उसके बाद हमारे पास कोई लाइक
ऑटो गेट आईडी हमारे पास फंक्शन है, उसमें हमने काम किया एक लैम्डा फंक्शन, और अंदर हमने क्या रिटर्न कर देंगे लोअर बाउंड वाली वैल्यू। लोअर बाउंड वही इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। लोअर बाउंड में हमने ऑल वैल्यूज डॉट बिगिन ऑल वैल्यूज डॉट एंड दिया, जो कि हमारी सारी वैल्यूज है, और उसमें से एक्स की वैल्यू हमने क्या पास ऑन की थी, जो जिसका भी हमें लोअर बाउंड चाहिए, और माइनस किया हमने ऑल वैल्यूज डॉट बिगिन। माइनस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोअर बाउंड क्या है, एक आइटरेटर हमें पास करता है, तो माइनस करके क्या है हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाती है। अब उसके बाद क्या है यार, सेगमेंट ट्री मुझे बनाना है, तो सेगमेंट ट्री अब मुझे बनाना है कंप्रेस्ड वैल्यूज में। अब कंप्रेस्ड वैल्यूज कितनी है मेरे पास, वो फाइंड आउट करने के लिए सिंपल जो मेरा ऑल वैल्यूज का साइज है वही मेरे पास मैक्स आईडी हो गई, जो भी मेरे पास मैक्स आईडी है ऑल वैल्यूज के साइज से, और वही मेरा ट्री का साइज होगा 4 टाइम्स मैक्स आईडी, और स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 है, तो हमने वो 0 से इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट हम वही हर क्वेरी के लिए जाएंगे, x की वैल्यू को पहले गेट आईडी से हमने क्या कंप्रेस्ड वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स टू गेट आईडी हमने किया। गेट आईडी फंक्शन हमारे क्या है, कंप्रेस्ड वैल्यू हमें फाइंड दे देता है, जो भी उस पर्टिकुलर एरे की कंप्रेस्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 9999 है, इसकी हो सकती है कंप्रेस्ड वैल्यू 100, हमें 100 से काम करना है, सो दैट्स वाई वो हमें वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम काउंट कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली हम क्वेरी फंक्शन कॉल करेंगे। क्वेरी फंक्शन हमारा किस तरह से होता है, सिंपली हम क्वेरी फंक्शन को कॉल करेंगे 0 0 एंड मैक्स आईडी जो थी हमारी -1 एंड हमारे पास 0 और x -1, क्योंकि हम क्या 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम 0 से x -1 में अपना आंसर लेके आएंगे। एंड यहाँ पे ये जो हमारे 3 स्टार्टिंग के आर्ग्यूमेंट्स होते थे, मैंने आपको बताया सेगमेंट ट्री हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हर नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ें होती हैं कि वो किस रेंज को डिपेक्ट कर रहा है और किस इंडेक्स पे वो है। तो पहले हमें चाहिए होता था इंडेक्स, तो इंडेक्स यहाँ पे 0 है हमारे पास। उसके बाद एल और आर की वैल्यू होती थी, तो हमारा जो रूट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पर वो यहाँ पे एन तक नहीं जा रहा, जो भी हमारी मैक्स आईडी है -1 वो वहां तक जा रहा है, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो इसलिए हम -1 कर रहे हैं, पर यहाँ पे आप n-1 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यूज को कंप्रेस कर दिया है। तो हो सकता है हमारे पास जो n की वैल्यू है वो नई वैल्यू हो जाए, वो हमें क्या मैक्स आईडी पे -1 से हमें पता लगेगी। सो दैट्स वाई हमारा क्वेरी फंक्शन इस तरह से काम हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास काउंट आ जाता है सब सीक्वेंसेज एंडिंग बिफोर x, जो भी x से पहले खत्म हो रहे थे वो उनके आगे लग के एक नया हमारे पास बना लेगा। सो वहां से हमारे पास आ जाता है काउंट +1 हमने इसीलिए क्या +1 क्या वो इंक्लूड कर रहा है अपने आप को भी, और यहाँ पे मॉड करना ध्यान रखिएगा हर बार, जिससे कि हमारी वैल्यूज चेंज ना हो। और लास्ट में हम क्या अपडेट कर देंगे, अपडेट में हमने क्या किया x और काउंट को अपडेट कर दिया, जो भी हमारी x था, जो भी वो करंट हमारा इंडेक्स था उस पर जाइए और काउंट से अपडेट कर दीजिए, लाइक जो भी हमारा आंसर आया उसे आप अपडेट कर दीजिए। और फाइनली हमारा क्या है, जो भी हमारा रूट है 0 टू मैक्स आईडी -1, जो भी हमारी L टू R की हमने रेंज है वो हमने पूरी रेंज दे दी, तो उससे क्या हमारा जो भी हमारा रूट है उसका आंसर आ जाएगा, और रूट में हमारा आंसर है उसे भी मॉड करके अपना क्या रिटर्न कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर है। वो मैंने आपको ऊपर ड्राई रन में भी दिखा दिया था। ये यार ऑटो आईडी वाली चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी हम एक बार क्वेरी फंक्शन जो हमारे सेगमेंट ट्री के फंक्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बिल्ड फंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्ड फंक्शन हम कुछ बिल्ड कर ही नहीं रहे, स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज हम 0 चाहते हैं। जब हम क्वेरी कर रहे हैं तो हमने इंडेक्स दिया, एल दिया, आर दिया, उसके बाद QL QR जैसे हम देते थे। अब जो भी हमारे क्वेरी फंक्शन होते थे उसमें 3 केसेज होते थे, नो ओवरलैप। नो ओवरलैप के केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली एक तरह से सम रिटर्न कर रहे हैं, सेगमेंट ट्री फॉर सम। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पे रेंज डिसाइड करना वो थोड़ा सा टिपिकल काम था, बाकी कुछ भी नहीं है। जब हम फुल ओवरलैप कर रहे हैं तो हम पूरा इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे LL का ध्यान रखिएगा। वरना पार्शियल ओवरलैप में हम क्या करते थे, मिड पे जाते थे, लेफ्ट रिजल्ट और राइट रिजल्ट कैलकुलेट करते थे और उन्हें ऐड करके वापस कर देते। यहाँ पे मॉड करना भी ध्यान रखिएगा, हम क्योंकि एडिशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए मॉड भी रिटर्न करना। सिंपल हमारे लेफ्ट चाइल्ड पे गए, हम राइट चाइल्ड पे गए, जो भी उनकी वैल्यूज है लेफ्ट रिजल्ट और राइट रिजल्ट उन्हें ऐड करके हमने क्या रिटर्न कर दिया। अपडेट फंक्शन हमारा किस तरह से हो सकता है, IDX L और R हमने दिया, पोजीशन हमने दी, क्योंकि हमारी पोजीशन क्या है, x ही तो हमारी पोजीशन है। 1 से x-1 का हम आंसर निकालते हैं, 0 से x-1 बोल रहे हैं, 1 से x-1, और उसके बाद पोजीशन हमारी क्या होती है, x ही तो हमारी पोजीशन है सेगमेंट ट्री के अंदर, उसकी काउंट जो भी हमारा आया, जो भी हमारा नई वैल्यू आई उससे जाके अपडेट कर दीजिए। तो हम जब L = R हुआ, मतलब कि अब हम लीफ नोड पे पहुंचे, तो हम जाके वहाँ पे अपनी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे, ट्री ऑफ IDX प्लस काउंट किया एंड लाइक मॉड हमने कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस परफॉर्म कर रहे हैं, मॉड करने ध्यान रखिएगा। बाकी हमने रिटर्न किया, जो भी हमारा काउंट हमने ऐड किया, मिड कैलकुलेट किया। जिस तरह से हम अपडेट करते थे, अगर पोजीशन की वैल्यू <= मिड है तो आप लेफ्ट चाइल्ड में जाइए, वहाँ पे अपडेट कीजिए, वरना आप राइट चाइल्ड में अपडेट कीजिए। सिंपल जैसे हम देखते थे, तो लेफ्ट में गए, राइट में गए, एंड वापस आते हुए दोनों की वैल्यूज़ को सम अप करते हुए ऊपर आ गए, जिससे कि हमारा क्या पूरा कोड हो जाता है। एंड यही यार पर्टिकुलर कोड था इस प्रॉब्लम का, एंड यही सॉल्यूशन था। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छा लगता है आप शेयर करते हो तो।
कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको प्रॉब्लम समझ में आया, आपको ये सेगमेंट ट्री प्लस डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लस कोऑर्डिनेट कंप्रेशन तीनों चीज़ें मिक्सअप करके किस तरह से एक अच्छी प्रॉब्लम बनाई जाती है। और आई विल गारंटी यू लाइक आपको किसी ना किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपके इंटरव्यूज़ में या ओएस में आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिखी जाएगी, क्योंकि वो लोग यही करते हैं, वो मिक्स करते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वो बस मिक्सअप करके आपके लिए नई प्रॉब्लम्स जनरेट कर देते हैं। बाकी यार आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।